स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। अभी इससे पहले चैप्टर 3 में आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया, आखिरकार होते क्या हैं। अब बात करते हैं एटम दिखाई कैसा देता है, एटम पूरा हूबहू स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है साइंटिस्टों के माइंड में आने लगे। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि इन एटम्स के अंदर ना कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन पे किसी पे चार्ज होता है और किसी पे नहीं होता है। तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ। तो कई सारे साइंटिस्ट ने ये बताया कि एक एटम के अंदर ना चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इससे पहले तो ये माना जाता था कि एटम जो है फाइनली सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई तो तब पता लगा इसके अंदर छोटे छोटे और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड किया गया जे थॉमसन द्वारा, ठीक है। उससे पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन नाम के एक व्यक्ति ने रेडिएशंस को लेके गैस डिस्चार्ज नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ रेस जो है डिस्कवर की थी जिन्हें कैनाल्स रेस दिया गया था और ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी। तो जिसकी वजह से एक एटॉमिक पार्टिकल और ढूंढा गया। इसका जो है चार्ज बिल्कुल सेम था, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, ठीक है, और अपोजिट था बट, तो इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव दे दिया गया। इसके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ये 2000 टाइम्स ज़्यादा हैवी था, तो उसे नाम दिया गया प्रोटॉन। तो इसलिए दो पार्टिकल, एक तो प्रोटॉन जिसे हम पी प्लस बोलेंगे, ठीक है, ये पाया जाता है एटम के अंदर, और एक ई माइनस इलेक्ट्रॉन ये पाया जाता है। आखिरकार ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये सब समझने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किए गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको हमें जे थॉमसन ने अपने मॉडल से समझाया कि भैया समझ के चलो ये है तरबूज। ये तरबूज बिल्कुल एटम की तरह दिखाई देता है। जिस तरीके से तरबूज के अंदर जगह जगह बीज होते हैं ना उसी तरीके से एटम के अंदर भी जगह जगह इलेक्ट्रॉन लगे हुए होते हैं। बाकी का पार्ट तरबूज का लाल वाला जो हिस्सा होता है वो प्रोटॉन की तरह होता है, पॉजिटिव चार्ज की, और पॉजिटिव चार्ज भी इस तरीके से पूरे में बटा हुआ होता है। या फिर इसे हम एक पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। पुडिंग मॉडल में क्या होता है, जगह जगह चेरी लगी हुई होती है ना, तो वो चेरी जो है इलेक्ट्रॉन का काम करती है और बाकी पुडिंग का सारा हिस्सा प्रोटॉन का काम करता है। तो इसे हम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसने फाइनली प्रपोज किया कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है और इलेक्ट्रॉन उनके अंदर जगह जगह गड़ा हुआ होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, इस वजह से एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल। क्या हो जाता है, तो हालांकि थॉमसन ने एक्सप्लेन तो कर दिया एटम जो है न्यूट्रल होता है, बट रिजल्ट जो कैरिड आउट किए गए दूसरे साइंटिस्टों द्वारा, वो रिजल्ट के जो आए निकल कर वो इस मॉडल द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाए। दैट्स वाई इसका मॉडल फेल हो गया। उसके बाद हमारे आए रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड भैया आए, उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स लिए। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक बीम की तरह गोल्ड फॉइल पे डाला गया। उसने गोल्ड फॉइल ली थी जो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, इतनी पतली कि सिर्फ 1000 एटम्स जो है मोटी थी वो सिर्फ। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम के डबल चार्ज आयन से, हीलियम 2+, यही होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, है ना। इनमें काफ़ी फास्ट मूविंग होते हैं ये, और काफ़ी सारी एनर्जी भी इनके अंदर स्टोर्ड होती है। ऐसा माना जा रहा था कि अल्फा पार्टिकल जो है इन पार्टिकल से टकराकर गोल्ड एटम्स के डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो काफ़ी हैवी है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और उनसे लगा कि ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। पर एक्चुअल में क्या हुआ उससे देखकर तो ये भी हैरान रह गया। हुआ क्या, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ये देखो, बिश्क्याऊं 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 बिश्क्याऊं, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल जो है मुड़ गए, डिश्क्यों, ये मुड़ गया, ये इधर भाग गया, डिश्क्यों, है ना, ऐसे भाग गए। थोड़ा ढंग से क्लियर कर देता हूँ, अरे यार रबड़, ठीक है। अब देखो, ये वाला डिशुम शुम ऐसे गया, और डिशुम डिशुम ऐसे गया, है ना, डिशुम डिशुम ऐसे चला गया। तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए छोटे छोटे एंगल में। सरप्राइजिंगली 12,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया और टकराकर सीधा वापसी आ गया। ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल था, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से था कि आप एक 15 इंच की गोली किसी एक टिश्यू पेपर पे आप फेंक रहे हैं और वो वापसी आप पर आ रहा है हिट होकर, तो उससे कुछ ना कुछ अब तो एक नया निकलने वाला था। सिचुएशन क्या थी वो देखते हैं। तो उसने क्या अंदाजा लगाया, पहले केस से ये अंदाजा लगाया कि ज़्यादातर एटम का हिस्सा अंदर का खाली है, इसी कारण ज़्यादातर सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। दूसरा इसने बताया कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे छोटे मोटे एंगल से, उससे पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो बहुत ही छोटे स्पेस में ऑक्यूपाइड है, और एक पार्टिकल जो वापसी आया 180 डिग्री से, जो भी कुछ थे थोड़े बहुत, उससे इंडिकेट होता है कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास है गोल्ड एटम का, वो सारा का सारा एक छोटी सी जगह में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये तीन जो है उसके रिजल्ट निकल के आए, और उसने अपने एक न्यूक्लियर मॉडल बनाया एटम का, जिसमें क्या बताया उसने कि पॉजिटिवली चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर में होता है एटम के, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो मास है एटम का वो भी उस न्यूक्लियस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है।
इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं सर्कुलर पाथ्स में, और जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम के साइज। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी। वो ये तो समझा नहीं पाया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी स्टेबल है या अनस्टेबल है, ढंग से वो उसके बारे में बता नहीं पाया। आइसोलेटेड मोशन है या नहीं है ये नहीं समझा पाया, ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज घूम रही है अल्टीमेटली गोल 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 गोल, तो उसकी एनर्जी तो खत्म हो जानी चाहिए एक टाइम बाद। और धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी, जैसे आप कढ़ाई के अंदर लट्टू चलाते हो, तो चाहे वो कितनी भी स्पीड से घूम रहा हो, पहले चारों ओर घूमता रहेगा और धीरे 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 स्लो होता चला जाएगा और बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता, लोगों ने सवाल उठाए जिसका जवाब नहीं दे पाया। फाइनली आया एक जवान लोंडा जिसका नाम था बोर्स मॉडल, मतलब बोर्स नाम था, उसने अपना एक मॉडल दिया जिसको नाम जाना जाता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसने कहा कि भैया ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम रहा होता है, एक कुछ ऑर्बिट्स फिक्स होते हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, ठीक है। और जब ये इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना, तो ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं। कह रहे तो बड़ा चालाक वाला बंदा था, इसने बड़ी चालाकी से जो है उन लोगों के सवालों का जवाब दे दिया, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन उठे थे कि भाई कैसे, क्या क्या नहीं क्या नहीं, जो हमारे लेवल पर अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। इनको हम सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स या शैल के नाम से जानते हैं, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो होती है उसे हम के बोलते हैं, नंबर 1 दिया गया उसे, एल को 2, एम एन 3 4, इस तरीके से के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आता है भैया न्यूट्रॉन के बारे में। 1932 में जे चैडविक नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल एटम में पाया जाता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, बट लेकिन वजन प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग। तो उसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता ये। न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं, और इसलिए फाइनली जो मास बनता है आपका न्यूक्लियस का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर बनाया जाता है, जिसे हम मास नंबर बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो बात करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसको, मैं बड़े आराम से समझाता हूँ। देखो लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आगे भी है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक आ गया, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। इस पे 2 होते हैं तो 2 आ गया, इस पे 3 होते हैं तो 2 और 1, क्योंकि पहली शेल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। 4 नंबर वाले के 2 और 2, 5 है तो 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। दूसरे में सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। तीसरे की बात करते हैं, 2 8 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 19 वाले में क्या आएगा, 2 8 8 1 19, और 20 वाले में 2 8 8 2। क्योंकि दूसरे वाले में आ तो तीसरे वाले में आ तो 18 सकते हैं, पर लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ 8 की ही गिनी जाती है, तो इसलिए इस वजह से ये रहता है आपका सिनेरियो, ठीक है। देखो, और कितनी शैल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो 2n² से डिसाइडेड होता है। पहली शैल की जगह n की जगह 1 रखा, सोल्व करा तो आंसर आया 2। दूसरी शैल के लिए 2 रखा, सोल्व करा तो आंसर आया 8। इसी तरीके से तीसरी शैल के लिए सोल्व करा तो आंसर आया 18, लेकिन स्टेबिलिटी 8 पे ही रहती है। चौथी शैल के लिए निकाला तो कितना आंसर आएगा, 32। तो चौथी शैल में 32 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, बट लेकिन हमारी एकोमोडेशन 8 पे ही स्टेबल रहती है, उससे ज़्यादा पर जो है स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दैट्स वाई हम सेकंड थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरते, ठीक है। समझ गए, ये दिखा रखे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए, हमें इन सब चीज़ों को नहीं देखनी है। वैलेंसी का मतलब है कि भाई अपनी शैल को फिल होने के लिए उसे कितने चाहिए, तो जैसे मैं दिखाता हूँ, पहली 2 पे कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ये फुल है, इसकी वैलेंसी रहेगी 0। अब इसको क्या होता है, या तो ये 0 बन जाए या फिर 8। 8 पे ये फुल हो जाएगा और 0 पे मतलब ये वाली गिनी जाएगी, तो इसलिए 0 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर बन जाता है स्टेबल। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, +1, देने वाला +1। ये 0 बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो +2, इसे 3 देने पड़ेंगे +3, ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। अब ये 0 और 8 बनने के लिए, 0 बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, अब इसके लिए 8 बनना ईजी है, पास में है, तो इसलिए 5 देने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो 8 बन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी -3। ऐसे ही -2, 7 वाले की -1, 8 वाला फुल है तो 0। सेम +1 +2 +3 प्लस -4 -3 -2 -1 एंड 0, ऐसे चलता रहता है। तो ये वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। प्लस है तो मतलब वो दे सकता है, और माइनस है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, सिंपल है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर की, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर खत्म। एटॉमिक नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है उस एलिमेंट के अंदर। जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया 1 से 18 तक,
इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। ऐसे करते करते लाइन वाइज जो है वो होता है, वो एटॉमिक नंबर कहलाता है आपका। और मास नंबर का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं। ठीक है, तो अब इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ये एलिमेंट का सिंबल आ गया। ठीक है, तो मान लो कि जैसे कि सोडियम है तो सोडियम का Na हो गया। ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट होता है, 11वें नंबर पे आता है। और ऊपर होता है मास नंबर, कंफ्यूज मत हो जाना, मास नंबर ए से डिनोट किया जाता है। तो सोडियम में होते हैं 23, तो 23 आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये वैल्यू जो है ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल बात है। अब दो पर्टिकुलर केस है, आइसोटोप और आइसोबार का, फिर खत्म। आइसोटोप का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। आइसोटोप का मतलब है एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है पर मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, मास नंबर इसका 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसी तरीके से कार्बन भी देखो, एक ऐसा कार्बन है जिसमें 12 मास नंबर है और एक कार्बन ऐसा है जिसमें 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का 6 ही है। क्लोरीन भी हमारे पास ऐसे ही, तो ये आइसोटोप्स हैं आपके। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो नेचर में 35 वाला 75% पाया जाता है। ठीक है, और 37 वाला 25% पाया जाता है। तो अगर दोनों को सोल्व करोगे तो इसलिए वजन कितना निकल के आता है? 35.5 निकल कर आता है। तो इसलिए हम 35.5 एवरेज मास ले लेते हैं क्लोरीन का। बात करें एप्लीकेशन की, तो जैसे आइसोटोप यूरेनियम का यूज़ किया जाता है फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, फ्यूल की तरह पे। कोबाल्ट का आइसोटोप्स कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन का आइसोटोप्स गोइटर नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली बचा आइसोबार, जो आइसोटोप का उल्टा होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट, और मास नंबर सेम होते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन की बात करता हूँ, आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर 40 होता है, पर ये 18 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ठीक है, और इसका 20 होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, इज कॉल्ड एज आइसोबार। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म हुआ। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट क्विक रिवीजन में चैप्टर को आप मैंने करा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सभी कंटेंट यहीं पर मिल जाएगा, पर टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।